ये जो देश है तेरा। नमस्कार। पत्रकारिता से मेरा संबंध 30 बरस पहले छूट गया था, लेकिन आज लगता है कि देश में आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग जुड़ें दोबारा एक नजरिया लेकर के, क्योंकि सब 80% हमारा मीडिया कोशिश कर रहा है कि सिर्फ एक नजर से देखे। लेकिन देश में, लोकतंत्र में, हमारी जो गवर्नेंस है, जो सरकार चलाते हैं जनतंत्र में, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे समाज की जो चार जो खंबे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और पत्रकारिता, ये चारों खंबे बराबर हों। अगर कोई भी खंबा 1 इंच कम होगा या 1 इंच ज्यादा होगा तो समाज में असंतुलन पैदा होगा। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक इंडिया जैसे टीवी नेटवर्क हम लोगों के सामने रहें, हम सब तक पहुंचे, लोग उसको देखें, सुने, जिससे एक निष्पक्ष भाव से हम देश में जो हो रहा है उसको समझ सकें। 2020 को हम विदा कर चुके हैं। कोरोना 2020 के पहले आया था, लेकिन हमने उसको अनुभव किया 2020 में। भारत में हमने पहली बार सुना फरवरी में, चीन में उसका जन्म हुआ था दिसंबर में, लेकिन उसको 2020 के तरफ से जाना जाएगा। अगर आप आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2020 का मतलब होता है बहुत अच्छा नजर। तो 2020 का साल हमारे साथ ऐसा बनेगा, किसने सोचा होगा। लेकिन अगर हम जब भी याद करेंगे उसमें हमें दो चीजें दिखेंगी। अमेरिका की राजनीति में ट्रंप और मोदी के संबंध से उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस पर हम बात करेंगे आज। और 100 साल पहले जो एक पैंडेमिक हुआ था उसके मुकाबले हमारे नुकसान बहुत कम हुए हैं। स्पेनिश फ्लू के ज़माने में करीब 5 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। अभी तक दुनिया में हम आधे करोड़ के आसपास पहुंचे हैं, उतना हमारा नुकसान हुआ है। मोटे तौर पर विज्ञान, तकनीक और जितनी तरक्की हम लोगों ने 100 साल में की है दुनिया ने, मानव ने, उसके चलते इतना भारी पैंडेमिक भी हमें पिछले 100 साल पहले 5 करोड़ के नुकसान से बहुत कम नुकसान के साथ गुजर रहा है। 2020 एक अच्छी खबर देके गया है कि हमारी 3 वैक्सीन बन चुकी हैं। किसी भी नए वायरस की जो कितना मारक है, उसके लिए हमने वैक्सीन तैयार कर ली। ये बहुत बड़ी बात है। और 3 वैक्सीन आ चुकी हैं, फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन करीब 1 दहाई सस्ती है। अब आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने गलती की वैसे भारत सरकार ने गलती की। ट्रंप ने गलती की कि उसने फौरन 330 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। उनको कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया। लोग कह रहे हैं भारत में भी उन सारे मुल्कों ने ऐसा किया कि वैक्सीन की संभावना जहां भी हो वहां कम से कम ऑर्डर तो करें, कि अगर ऑर्डर नहीं करेंगे तो लोग बनाएंगे कैसे। भारत ने शायद सुनने मारा है कि नहीं किया ऐसा। तो जैसा ट्रंप ने नहीं किया वैसा भारत नहीं किया। अब इसमें ये समानता क्यों है, इसकी चर्चा हम थोड़े बाद में करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है, सब लोग जितने हमारे मित्र हैं सब खुश हैं कि वैक्सीन आ चुकी है। और इसका मतलब हुआ कि अगले 6, 7, 8 महीनों में हमारी ये इसका प्रकोप कुछ कम होगा और हम फिर एक सामान्य जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे। हमारा ये भी मानना है कि अगर हम सामान्य को अपनी एक नजर से देख चुके हैं, जिसमें कि हम समझें कि प्राकृतिक प्रकोप क्या हो सकता है, ये समझें कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं। हमें शायद हम लोगों को परिवार से जुड़ने का मौका मिला है। हमारे काम करने के तरीके बदल गए हैं। दफ्तर गए बिना हम काम कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है। हमने टेस्ट कर ली टेक्नोलॉजी कि हमें लगता था अगर सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद क्रैश हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एक कुछ नई चीजें बनी है। कुछ ये भी है कि हमारा मानना है कुछ हिंसा कम हुई होगी। हम लोग को हिंसा करने का मौका कम मिलेगा। हम मिलते ही नहीं, एक दूसरे से हिंसा कहाँ से होगी। तो कुछ तो फायदे होने चाहिए इसके, इस बुराई के भी, इस प्रकोप के भी।
लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए, अमेरिका में कल करीब 4,000 लोग कोरोना से गुजर गए। आज की तारीख में 2.5 लाख लोग रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। इसकी वजह जाहिर है कि हमें पता लग रहा है, पहले कितना हो रहा था मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ रहा है कि हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका में हर रोजाना अगर 2.5 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, हर हर हफ्ते करीब 20 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। और उनकी उम्मीद है कि 20 जनवरी जब उद्घाटन होगा बाइडेन का राष्ट्रपति बनने के लिए, तब तक शायद 4.5 लाख लोग इसके शिकार हो चुके होंगे। इतनी बड़ी महामारी 100 साल में आई थी, तो ये उस हिसाब से 2020 अपने आप में एक महत्वपूर्ण हमारे सामने एक वर्ष रहेगा। मुझे याद आती है फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर की बात जो उन्होंने फरवरी में कही थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे हमारे इतिहास में प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना को समझेंगे हम। करीब करीब उस हद तक तो पहुंच चुका है कोरोना हमारे हिसाब से। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह इसका इस्तेमाल होगा वैक्सीन का, किस तरह भारत उसके लिए प्लान करेगा, क्या संभावनाएं हैं। 100 करोड़ लोगों को, क्योंकि मान लीजिए बच्चों को आप वैक्सीन ना भी दें तो करीब 80-90-100 करोड़ लोगों को अगर आप वैक्सीन देंगे, आपको 200 करोड़ डोजेस चाहिए उसके लिए, जो कि देनी पड़ेंगी महीने के अंतराल में। वो उतना पैदा करने के लिए, बनाने के लिए कितना समय लगेगा इसका अभी हमें अंदाज नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम सारी ताकत लगा दें तो 1 बरस काफी होना चाहिए। परेशानी वहां नहीं है, अगर इस कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट पैदा होंगे, उसके म्यूटेशंस कहीं और हो गए, कुछ नई चीजें हो गई, तो क्या होगा? क्या ये जो हमारी नई वैक्सीन है उसके उसके खिलाफ भी लड़ाई कर पाएगी, या उसके लिए हमें नई वैक्सीन निकालनी पड़ेगी? क्या हम लोग वैक्सीन डिपेंडेंट हो जाएंगे आने वाले बरसों में? क्या ये जो प्रकोप शुरू हुआ है, ये प्रकोप ये नया नया रूप धारण करते जल्दी जल्दी आता रहेगा? आखिर हमने विज्ञान में, या ये विज्ञान की बात है या एक रहन सहन की बात है? ये चीज वुहान में पैदा हुई, जहां वो अमांस की अलग तरह से क्या कहते हैं, जिस तरह से काटते हैं, जिस तरह से उनका रहने का तरीका है, उससे पैदा हुआ या लेबोरेटरी में बना था? हमें इसका कोई प्रूफ नहीं है किसी बात का। ये सारी संभावनाओं की बात हो रही है कि शायद चीन में जो रहन सहन का तरीका है वहां से पैदा हुआ। किसी किसी के पास साइंटिफिक प्रूफ इस बात का नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी चीजों के लिए हम कैसे समझें कि क्या हो रहा है, और वैज्ञानिक इसको कैसे देखें और आगे ले जाएं। अगर किसी भी तरह से लगता है कि नए नए वेरिएंट पैदा होंगे कोरोना के, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी है, इसमें एक नई कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे कोई नया वायरस आए तो उसके खिलाफ हम किस तरह से वैक्सीन जल्दी से जल्दी बना लें। अभी इस बार 8 महीने 9 महीने लग गए, अगली बार शायद 6 महीने लगेंगे, फिर शायद कोई भी वायरस जैसे पैदा होता है 1-2 महीने में वैक्सीन बना लिया तो पैंडेमिक का जो प्रकोप है वो काफी कम हो जाएगा। लेकिन पैंडेमिक से एक बहुत बड़ा बड़ा पैंडेमिक जो है विचारों का हुआ। अगर आप 2020 को देखें, पिछले 4 साल में ट्रंप के आने के बाद देखें, अमेरिका में जो विचार में जो एक 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 तरक्की हो रही थी कि हम लोग भूत से भविष्य की तरफ जाए, ट्रंप जी ने उसको भविष्य से भूत की तरफ जाने का रास्ता निकालने की कोशिश की। अमेरिका बढ़ रहा था बराबरी की तरफ, बढ़ रहा था ऐसे माहौल की तरफ जहां गैर बराबरी ना हो, लोग एक दूसरे को रेस के नाम पे नीचे न दिखाएं, शरीर के नाम पे न दिखाएं, रंग के नाम पे, तो हर तरह के भेद कम करने की बात हो रही थी। तो ट्रंप साहब ने भेद डालने की बात शुरू कर दी। ये बात उन्होंने 5 साल पहले की, वो आज से नहीं हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन उनका सरकार में आने के बाद आज की तारीख में 7.5 करोड़ अमेरिकनों ने उनके लिए वोट दिया। अब सोचिए, जिस आदमी को हिलरी क्लिंटन, उनकी जो प्रतिरोधी थी, उन्होंने कहा कि उनके समर्थक जो हैं वो बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स हैं, यानी घृणित लोग हैं, ऐसे लोग जिनसे हमें ऊपर उठना होगा, ऐसे लोग जिनको हमें ऊपर उठाना होगा, ऐसे लोग जो दूसरों को घृणा की नजर से देखते हैं, जो ऐसे लोग जो समाज
को तरक्की की जगह वापस उल्टा ले जा रहे हैं। कहाँ? कू क्लक्स क्लैन के रास्ते पर, जहाँ दक्षिणपंथी लोग जो हैं दूसरे का विरोध करें, दूसरों से घृणा करें, दूसरों से हिंसा करें, उस तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे लोग ट्रंप के समर्थक थे, जिनकी शिक्षा कम थी, जिनका नजरिया पुराना था, दकियानूसी था, जो रंगभेद में विश्वास करते थे। लेकिन अगर 75 बिलियन, 7.5 करोड़ अमेरिकन चाहेंगे, तो बिना मेजॉरिटी के पाए भी इनकी व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसमें चुनाव में करीब 10 परतें हैं, जीतने के बाद भी 10 परतें। अभी भी तय नहीं है कि 6 जनवरी को बाइडेन का समर्थन लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या उसमें एक दिन और लग जाएगा, इसलिए कि सिर्फ एक कांग्रेसमैन और सिर्फ एक सेनेटर उस रिजल्ट को के ऊपर सवाल उठाए। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरह ट्रंप के नाम पे जो एक दूसरा वायरस शुरू हुआ, वही कुछ एक नजरिया दिखा हमें जो कि भारत में हो रहा है। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं क्या ट्रंप अमेरिका के मोदी हैं? तो कहीं ना कहीं दोनों की तुलना में कुछ वजह तो होगी कि बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल अगर करें, कोई ना कोई तो वजह होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों में लोगों को जोड़ने की जो क्षमता है अपने नाम पे, वो बहुत बड़ी है। ट्रंप का जो व्यक्तित्व है उसको देखकर मुझे लगता था कोई भी इसका कैसे समर्थन करेगा। देखिए 7.5 करोड़ लोगों ने उसको वोट दिया। पिछली बार उसको 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, इस बार 7.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। यानी उसको वोट देने वालों की संख्या इतनी छीछा लेदर के बाद भी बढ़ गई। तो आखिर क्या वजह है? बहुत बड़ी वजह यह है कि ट्रंप जिस तरह से बात समझाते हैं, वो तमाम लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। उसमें लोग अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, जैसा मोदी जी ने किया। नरेंद्र भाई मोदी बहुत बढ़िया प्रचारक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े करिश्मेटिक लीडर भी हैं, उनमें करिश्मा एक तरह का है बात करने का। लेकिन वहां से जब वो बात करते हैं गवर्नेंस की, सारी मुश्किल वहां शुरू हो जाती है। अगर कल मैंने 5-6 दो मित्रों से पूछा कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है नरेंद्र भाई की, तो सबने कहा कि भाई 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अब कोई वो मंत्री ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि हम पाकिस्तान पे हल्ला नहीं कर रहा है। हमने कहा भाई अगर मंत्री समाज का हिस्सा हैं तो वो जो करते थे वही करेंगे, आपको दिख नहीं रहा, पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान कभी भी इतना कम मजबूत नहीं था कि हम पर हमला कर सके। वो हमेशा कहते थे हमें 7 दिन की छूट दीजिए, हम जोड़ देंगे दोनों देशों को। लेकिन ये फैसले ये सेना के अध्यक्ष के नहीं होते, ये फैसले देश के नेतृत्व के होते हैं। मेरा मानना तो ये है कि अगर यही 2 उपलब्धियां हैं तो कहीं नरेंद्र भाई ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है ठीक से। उन्होंने जो ट्रंप से रिश्ता बनाया, मेरा मानना यह है कि 2005 में देखा जब मनमोहन सिंह जी आए थे, जो जॉइंट सेशन हुआ था कांग्रेस का अमेरिका में, उसमें जो एक सम्मान था उनके लिए, वो एक अंदर से सम्मान था। उसमें कोई एक हाइप नहीं थी, उसमें कोई नारेबाजी नहीं थी। वो एक गंभीरता के साथ एक देश के प्रधानमंत्री के लिए एक सम्मान था, जो कि सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे दुनिया में। और जब मोदी जी आए तो उसका जो है कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के बीच में ज्यादा सम्मान नहीं हुआ। उनका जो ह्यूस्टन में जो उन्होंने किया, बढ़िया किया, अच्छी बात है। लेकिन जो भारत और अमेरिका का संबंध है, उसकी जो आधारशिला है वो यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं। पिछले 25 सालों में उसमें बहुत तरक्की हुई है। 25 साल इसलिए कह रहा हूँ, 1998 के आसपास जब पोखरण प्रकरण हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने तय किया कि भारत को सैंक्शन करेगा। तब बाइडेन ने कहा था कि हम सैंक्शन नहीं करेंगे भारत के खिलाफ। बाइडेन एक नजरिया उनका ऐसा है, देखते हैं दुनिया को एक नीति की तरफ से देखते हैं। ट्रंप का नजरिया ऐसा था कि चाहे वो मोदी अच्छा आदमी है तो मैं उससे बात करूंगा। बाइडेन ऐसा नहीं सोचते। बाइडेन सोचते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, उससे अमेरिका को जोड़ना चाहिए। और जो भी करेंगे भारत से जोड़ने के लिए, वो नीति परक होगा, उसकी एक पॉलिसी होगी। उसमें सिर्फ चीन या पाकिस्तान को लेकर के ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। थोड़ा सामयिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो उनकी नीति होगी वो भारत परक होगी, भारत को सपोर्ट करने वाली होगी,
और आज की तारीख में जितने उनके सपोर्टर भारत के लोग हैं, जिस तरह वो लोग ले रहे हैं अपने कैबिनेट में, उससे भी लगता है साफ साफ कि वो एक दुनिया ऐसी बनाएंगे जिनमें जिसमें सिर्फ इस देश के खिलाफ या उस देश के खिलाफ या इस देश के साथ उससे अलग हटके एक नए विश्व की कल्पना होने वाली है। ट्रंप की तरह वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो हमें पसंद आ गया वही ठीक है। काम करने में हमेशा लोग लेके चलते हैं। तो बाइडेन के साथ मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के साथ हमारा संबंध अमेरिका का अच्छा होगा, और हमारा मानना है कि शायद इस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा कि वो सवाल जरूर खड़े करेगा। जहां पे मानव अधिकार का हनन होगा तो कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे। 370 पे शायद दोबारा करना शुरू करें। वो करें या ना करें, संभावनाएं उसकी हैं। भारत अगर ऐसी चीजें करेगा जिसका कि संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका से, उसकी नीतियों से कहीं भी मिलान नहीं हो पाता, उस पर सवाल खड़े होंगे। ट्रंप के समय में मोदी जी के रिश्ते के नाम पे वो सवाल खड़े नहीं हुए, लेकिन अगले 4 सालों में मुझे लगता है कि नीति के रास्ते पे आएगी, वो सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों पे आधारित नहीं होगी। आज की किस्त यहीं समाप्त करता हूं। अगले शनिवार को 5 बजे से।